गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 5 में अगले लेक्चर को पढ़ेंगे और इस लेक्चर में हम लोगों को देखना है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहने का सेंस ये हो गया कि क्रोमोसोम किस तरीके से आगे बढ़ता है या फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जाता है। तो सबसे पहली बात जान लीजिए कि 1900 चूंकि मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था 1857 से 1864 तक उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर लिया था, परफॉर्म कर लिया था और उसको आगे प्रोसीड किया था, लेकिन मेंडल के एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। दैट मीन्स कि 1900 तक मेंडल के एक्सपेरिमेंट को रिकॉग्निशन नहीं मिला था। इसकी कई वजह थी। सबसे पहली वजह ये थी कि स्लो कम्युनिकेशन, कहीं अगर कोई काम हो रहा है तो उसका पूरे वर्ल्ड लेवल पर सही तरीके से ये एक्सप्लेनेशन या पूरे वर्ल्ड को उसके बारे में नहीं मालूम चलता था जल्दी। दूसरी बात ये है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिकल एनालिसिस इस्तेमाल किया और मेंडल जिसके बारे में बात करते थे उस वक्त तक 1900 तक वो चीज डिस्कवरी नहीं हुई थी जिसको मेंडल क्या कहते थे, फैक्टर। लेकिन 1902 ईस्वी में दो लोगों ने, सटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया और उसके बाद क्रोमोसोम्स की जब डिस्कवरी हो गई तो उसके बारे में पढ़ना, रेप्लिकेशन, उसमें मियोसिस और माइटोसिस के एक्टिविटीज का परफॉर्म होना, साथ ही साथ मियोसिस और माइटोसिस जब सेल डिवीजन करता है तो उसमें मौजूद क्रोमोसोम्स किस तरह से अपनी एक्टिविटी को शो करता है, ये सब जब लोगों को जानकारी मिल गई, इन सब के बारे में लोग जानने लगे, तब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में ये कहा गया कि मेंडल जिस फैक्टर के बारे में बात करना चाहते हैं वो फैक्टर, वो टर्म, वो सेक्शन क्रोमोसोम के अंदर किसी प्लेस पर स्टेबल या किसी प्लेस पर स्थित रहते हैं, मौजूद रहते हैं। उसी फैक्टर के बिना पर चेंजेस और वेरिएशंस आते हैं। इसलिए इस थ्योरी के तहत ये बात बताई गई कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी Mendelian factor are located. According to this theory, Mendelian factor are located on the chromosomes which show segregation and independent assortment. Which show segregation and independent assortment at the time of transfer of characters or at the time of fertilization. कहने का सेंस ये हो गया कि जिस फैक्टर के बारे में मेंडल बात कर रहे हैं वो क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होता है और जब कैरेक्टर्स वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होता है जाता है तो उस वक्त ये कैरेक्टर्स या ये फैक्टर सेग्रीगेट करते हैं, अलग होते हैं और इंडिपेंडेंटली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। ये बातें सामने आई। इसी थ्योरी को कहा गया थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसके फेवर में कहने का सेंस होगा कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में के फेवर में कुछ बातें सामने आई जिसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, पैरेललिज्म बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम्स, यानी कि जीन और क्रोमोसोम्स में क्या क्या खासियत है, क्या क्या ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो दोनों में कॉमनली पाए जाते हैं। तो सबसे पहला पाया जाता है हम लोगों को, सबसे पहला पाया जाता है कि जीन और क्रोमोसोम्स दोनों ही पेयर में पाए जाते हैं। इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स, यू हैव टू से 23 पेयर, या कहेंगे कि सेक्सुअल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं तो आप कहिएगा 1 पेयर, इन मेल इट इज XY एंड इन फीमेल इट इज XX। तो हम लोग पेयर में बात करते हैं। कहने का सेंस ये होगा कि जीन और क्रोमोसोम्स पेयर में पाए जाते हैं। सेकंड हुआ सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच ट्रांसमिट फ्रॉम पेयर इज ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जब गैमेट बनता है तो ये अलग होते हैं। आपने बाकायदा इसका एक्टिविटी देखा होगा। जैसे 46 है तो 46 को हम लोग
इस तरह से लिखते हैं 44 प्लस एक्स वाई, क्योंकि 44 ऑटोसोमल होते हैं, एक्स वाई हो गया। जो बात कर रहे हैं, जब इसमें से गैमेट बनते हैं तो ये 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। अब जब ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा तो पहले ये फर्टिलाइज करेगा, और फर्टिलाइज करने में कोई एक ही जाकर फर्टिलाइज करता है। तो इसलिए पता चला कि क्रोमोसोम्स में गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये अलग होते हैं, और अलग होकर नेक्स्ट जनरेशन में एक ही जाते हैं, वो किसी के साथ फ्यूज करेंगे मिल करके। इसी तरीके से जीन का भी मामला है। जैसे आपको बताया गया कि हाइट एक कैरेक्टर है, उसके लिए जो जीन मौजूद है उसको हम लोग कैपिटल टी और स्मॉल टी से शो करते हैं, और इसके जीन आगे ऐसे मिलते हैं टी और टी। तो कहने का सेंस ये हुआ कि जीन का ये मामला यही है, ये सिमिलरिटीज है गैमेट्स और क्रोमोसोम्स और जीन दोनों ही पेयर में पाए जाएंगे। दूसरा, जब गैमेट बनेगा तो दोनों में म्यूसिस जरिए हाफ होगा, और नेक्स्ट जनरेशन में एक पेयर के एक ही पार्ट नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। नेक्स्ट, जब ये फिर से सेग्रीगेट करेंगे, अलग होंगे, तो इनमें एक एक ही अलग होगा। ऐसा मामला नहीं कि दोनों मिक्सअप हो जाते हैं। ये इसमें सिमिलरिटीज पाई जाती है जीन में और क्रोमोसोम्स में। इन सब को करके देखने के लिए एक एक्टिविटी और एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। वो एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी परफॉर्म किया था ड्रोसोफिला पर। ड्रोसोफिला को हम लोग बोलते हैं कॉमन नेम में फ्रूट फ्लाई। आमतौर पे देखते हैं कि जब जो काफी ज्यादा खुशबू वाले फल होते हैं, जैसे आम, तरबूजा, केला, समझा, तो इन दिनों में एक बड़ा सा फ्लाई मक्खी आ जाता है जो चमकीला और रंग बिरंगा होता है, तो इट इज नोन एज फ्रूट फ्लाई। और ड्रोसोफिला, जिसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसलिए हम लोग ड्रोसोफिला के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, और ये पढ़ा जाता है इस तरह से, ड्रोसोफिला एज एन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल फॉर जेनेटिक्स। तो जब हम लोग पढ़ेंगे ड्रोसोफिला एज एन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, तो सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि ड्रोसोफिला के ऊपर काम करने के लिए ड्रोसोफिला को चुनने वाले साइंटिस्ट थे, उनका नाम मॉर्गन था। उन्होंने 1910 ईस्वी में 1910 में ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। सबसे पहले उन्होंने ड्रोसोफिला को पिक किया, और ड्रोसोफिला को जब पिक किया तो ड्रोसोफिला की खासियत है कि ड्रोसोफिला अपने मैक्सिमम लाइफ की एक्टिविटीज को 2 हफ्ते के अंदर पूरा कर लेता है। इसमें मेल और फीमेल अलग होते हैं जिनको आसानी से पहचाना जा सकता है। साथ ही साथ इसकी दूसरी बड़ी खासियत ये है कि ये वैसे फ्लाइज और कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इंसेक्ट हैं जिनको लेबोरेटरी में साइंटिफिकली आसानी से हम लोग तैयार किए गए मटेरियल पर ग्रो कर सकते हैं। तो ड्रोसोफिला के ऊपर मॉर्गन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया और आसानी से इनमें पाए जाने वाले वेरिएशंस को देखा। ड्रोसोफिला 2 हफ्ते में नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, और ये नए ऑफस्प्रिंग होते हैं जो प्रोजेनी होते हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है। तो उसके ऊपर पाए जाने वाले वेरिएशंस और डिफरेंसेस को इन्होंने स्टडी किया, और स्टडी करके क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के फेवर में अपने रिजल्ट्स को सामने रखा, जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को फेवर करता है। तो ड्रोसोफिला के ऊपर मॉर्गन साहब ने काम किया, और काम करने के बाद आगे इसकी रिजल्ट को सामने रखा। अब काम कैसे किया गया, उसका एक्सपेरिमेंट है, मेल और फीमेल ड्रोसोफिला लिया गया, उसको फ्रूट जैसे सब्सटेंस पर, चूंकि ये फ्रूट फ्लाई है तो बनाना, मैंगो, इन सब के सड़ने वाले मटेरियल पर इसको डेवलप कराया, यानी उसको बोतल में रखा, और ईस्ट ऑफ फंगी के एक्टिविटी से उसके ऊपर जनरेट करने लगे फंगस जिसको ये खाते हैं। तो आसानी से ऊपर डेवलप किए और रहने लगे। तब इनके बीच में सेक्सुअल एक्टिविटीज परफॉर्म होता है और नए प्रोजेनी आते हैं, जिसकी स्टडी उन्होंने की, और करने के बाद अपने रिजल्ट को सामने रखा जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को फेवर करता हुआ नजर आया।
नेक्स्ट टॉपिक आया हम लोगों का लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का सेंस क्या होता है? लिंकेज का मतलब होता है कि ये एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें जीन साथ रहते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। दैट मीन्स इट इज द स्टेइंग टुगेदर ऑफ जीन एंड देयर इनहेरिटेंस और ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन। जैसे किसी इंसान में जो जीन है वो जीन नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, तो जाहिर सी बात है जीन पेयर में पाया जाता है, एक साथ रहना और जाना, इसको हम लिंकेज बोलते हैं। लेकिन अब मामला ये आता है कि लिंकेज के दो प्रकार होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक को बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज और एक को बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे जीन और कैरेक्टर्स होते हैं जो जैसे पाए जाते हैं पेरेंट्स में, वो उसी फॉर्म में नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग या बदलाव नहीं होता है। तो ऐसे लिंकेज को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। और अगर किसी में चेंजिंग और बदलाव आया है तो उसको हम लोग इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आया हम लोगों का रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन कहते हैं किसको है? लफ्ज से ही समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन होता है किसी को मिलजुल के तैयार होना। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है दोबारा मिलकर तैयार होना। जैसे आप इस चीज को देख रहे हैं कि दो कलम है मेरे पास, एक ग्रीन और एक ब्लू, और इसको अगर किसी तरीके से रिकॉम्बिनेट करें, अरेंज करें, तो हो सकता है कि इसका कैप निकाल करके हम चेंज कर दें तो ये थोड़ा सा ब्लू और ग्रीन के रिकॉम्बिनेशन में आ जाएगा, यानी सच के चला आया। रिकॉम्बिनेशन कहते हैं इसी को भी, जब दो जीन आपस में मिलते हैं और मिल करके एक नए जीन का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम लोग रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। अब मामला ये आया कि रिकॉम्बिनेशन की जब बात आ रही है तो ये मिलते कैसे हैं? कहने का सेंस ये हो गया कि जब जीन का पोजीशन और लोकस क्रोमोसोम के अंदर है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाए जाते हैं, उसके अंदर जीन पाए जाते हैं, तो इसके मिलने का एक मामला आता है। इसी तरीके से लाइक दिस, आप देखिए यहां मान लिया जाए ये दोनों डीएनए के सेगमेंट्स है जो ओपन करके दिखाया है, क्योंकि सबको मालूम है डीएनए जो है वो हेलिकली ट्विस्टेड होता है। फिर इसको खोल देंगे तो ऐसा कहेगा ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। अब इसमें ये दोनों आपस में मिलेंगे, ऐसे सटेंगे हटेंगे सटेंगे हटेंगे, और फर्टिलाइजेशन या कह सकते हैं कि जब रिकॉम्बिनेशन की बात आती है तो इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर कई मरतबा होता है, और उस कई मरतबा होने के वजह कर इसके सेगमेंट्स एक दूसरे से इंटरचेंज कर जाते हैं। हम इन दोनों के बीच दिखा रहे हैं, तो ये मेरा बना दिया हमने, और ब्लू वाला पोर्शन ये वाला जो है वो नीचे चला है, और जो नीचे वाला था ये ऊपर चला गया। तो इससे ये पता चला कि दोनों का हाफ पोर्शन एक दूसरे में एक्सचेंज हो गया। दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर के बाद जो नया स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेट, और पूरे फिनोमेनन कहलाता है रिकॉम्बिनेशन। तब एक सवाल ये आता है कि क्या एक ही पार्ट में ये करता है? नहीं, इसके प्रकार होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं। इसके टाइप्स की अगर हम बात करेंगे तो रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर के कई टाइप्स होते हैं। उसमें सबसे पहला नाम है सिंगल। ये आप देख रहे हैं एक पार्ट करेगा और एक हिस्सा आगे पीछे जाएगा, इट इज कॉल्ड सिंगल। इसके बाद आता है डबल, यानी कि टू पोर्शंस पार्टिसिपेट करेंगे।
अब मामला आया टू पोर्शन पार्टिसिपेट करेंगे कैसे। तो ये फिनोमेना आपको ध्यान रखना है कि दो पेयर डीएनए हैं, उसके एक एक क्रोमैटिड आपस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा दो पेयर हो गया। अब इसमें दोनों को डिफरेंस दिखाने के लिए क्या करते हैं, ये मेरा ग्रीन वाला है फर्क करने के लिए और ये मेरा ब्लू वाला है, इन दोनों में होगा। तो चूंकि डबल की बात कर रहे हैं, नाम है डबल क्रॉसिंग ओवर, सिंगल क्रॉसिंग ओवर के बाद डबल क्रॉसिंग ओवर, इसमें दो पोर्शन आपस में टच कर गया, इन दोनों में देखिएगा। अब यहां टच कर रहा है और यहां टच कर रहा है। नीचे वाला ग्रीन है, ग्रीन दिखाते हैं, ऊपर वाला ब्लू है, ब्लू दिखा देते हैं। अब जब दो जगह पर टच कर रहा है तो बाकायदे आप देखिएगा कि दोनों जगह से ये एक्सचेंज करेगा और एक्सचेंज करने के बाद इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। ऊपर वाला और नीचे वाला हम नहीं दिखा रहे हैं, जो उसमें आपस में वर्किंग हो रहा है उसी को देख रहे हैं। तो 1 2 3 तो ये पोर्शन नीचे वाला ऊपर चला गया, ये हो गया हम लोग का ग्रीन, नीचे वाला ऊपर चला गया, ये हो गया ग्रीन, ठीक है। और ऊपर वाला नीचे आ गया, ये हो गया ब्लू, ये हो गया ब्लू, बीच में रह गया ग्रीन। तो बीच वाला पोर्शन जो टच नहीं कर रहा है वो वैसे ही रह गया, बाकी इंटरचेंज हुआ। क्योंकि यहाँ पर दो जगह पर इंटरचेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डबल क्रॉसिंग ओवर। इसके बाद आता है हम लोगों का मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये होता है एक साथ जो सिस्टर क्रोमैटिड जो क्रोमैटिड पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो भी पार्टिसिपेट कर जाए और करने के बाद एक्सचेंज कर ले, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। तो इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर होता है। ये क्रॉसिंग ओवर इसलिए होता है क्योंकि जब गैमेट्स बन जाते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन होता है तो जो कैरेक्टर्स बच्चे में ऑफस्प्रिंग में प्रोजेनी में आएगा वो माँ और बाप से मिल करके आता है। इसी बिना पर कंप्लीट मदर का और कंप्लीट फादर का नहीं बल्कि दोनों का मिक्स कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में आता है। इसलिए ये जरूरी है कैरेक्टर्स के ट्रांसफर के वक्त दोनों में लिंकेज हो, क्रॉसिंग ओवर हो। और एक मामला भी आता है कि जब क्रॉसिंग ओवर की एक्टिविटीज हो रही है तो इसको बहुत सारे फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं, यानी कि किसकी वजह पर लिंकेज इफेक्ट होगा। डिस्टेंस है, सेक्स है, एक्सरे है, केमिकल्स है, लोकेशन ऑफ द जीन है, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बिना पर क्रॉसिंग ओवर इफेक्ट होता है। चूंकि अब नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है, उसका नाम है सेक्स डिटरमिनेशन। तो इस टॉपिक को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसको एक बार आप पढ़िएगा, नोट्स भी हम भेजेंगे और इसकी वीडियोस को देखिए। और इसमें अगर लिंकेज में या क्रॉसिंग ओवर में रिकॉम्बिनेशन में कोई बात नहीं समझ में आ रही है उसको ज़रूर पूछिए, इससे कि देखिए क्या फैसला आता है। सरकार का वो अलग मामला है, लेकिन वक्त को ज़ाया नहीं करना है तो हम लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्स डिटरमिनेशन शुरू करेंगे, तो वो हो सकता है कि इसके बाद एक लेक्चर और लगे, ये चैप्टर हम लोगों का क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मेहनत कीजिए।